अध्याय 57। नेट 16 मून एल्फ। वह जीत गया महाराज। सच में? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, इसलिए मुझे लगता है कि यह उसके लिए आसान होना चाहिए था। मैंने सुना है कि वह कल 10 सींग वाले खरगोशों का शिकार करने वाला पहला व्यक्ति था और उसने इसे 5 मिनट के भीतर किया। यह आश्चर्यजनक है। मुझे पता है ना? साथ ही मैंने सुना है कि लेडी लूना साइप्रस 10 सींग वाले खरगोशों का शिकार करने वाली दूसरी थी और उसने 6 मिनट में अपना शिकार किया। ओरियन ने एड्रियन की बात ध्यान से सुनी और उसने अपने मन में सोचने से पहले समझ में आने के लिए अपना सिर हिलाया। वाह, मुझे पता था कि ये लोग अच्छे और वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि एड्रियन ने मुझे टूर्नामेंट से पहले उनके बारे में कुछ बातें बताई थी, लेकिन मुझे उनसे इतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं थी। मैं आज इन दोनों में से किसी का भी सामना नहीं करना चाहूंगा जब तक कि मुझे यह बुनियादी समझ न हो जाए कि वे कितने मजबूत हैं। ठीक है, अगर मैं अब उनमें से किसी का भी सामना करूं तो यह दुनिया का अंत नहीं होगा। मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और उनके खिलाफ जीत हासिल करनी होगी, ओरियन ने खुद से सोचा जब उसने विलियम रामसबॉटम को सुरंगों में वापस लौटते देखा। मुझे लगता है कि मैं अगला हूँ, एड्रियन ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा। शुभकामनाएं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एड्रियन ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए अखाड़े की ओर बढ़ते हुए कहा। विलियम रामसबॉटम की तरह एड्रियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया। भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए और सभी ने अब तक देखी गई लड़ाइयों का वास्तव में आनंद लिया। जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के प्रतियोगियों ने दर्शकों को उनकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि जब डमी को प्रशिक्षित करने की अवधारणा पेश की गई, तो कुछ दर्शक निराश हो गए क्योंकि वे प्रतियोगियों के बीच वयस्क टूर्नामेंट सेक्शन के प्रतियोगियों के समान एक गहन लड़ाई देखना चाहते थे। हालांकि भले ही प्रतियोगियों से जुड़ी ट्रेनिंग डमी ही सबसे ज्यादा नुकसान को झेल रही थी, लेकिन इससे युवा पीढ़ी के कल्पित बौनों के बीच होने वाली लड़ाई की तीव्रता सीमित नहीं हुई। मैंने पहले कभी उसे किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा। इससे सभी की लड़ाई में और भी दिलचस्पी बढ़ गई और एड्रियन की लड़ाई ने दर्शकों को भी निराश नहीं किया। ऐसा लगता है कि जब से मैंने आखिरी बार उसके साथ मुकाबला किया था, तब से एड्रियन थोड़ा मजबूत हो गया है। मैंने पहले कभी उसे किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को वापस लड़ने का मौका भी नहीं दिया, या शायद उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर कोई हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। ओह, ठीक है। मुझे खुशी है कि वह जीत गया। मुझे आश्चर्य है कि अखाड़े में अगला मुकाबला कौन करेगा। ओरियन अपनी सीट पर झुक गया और एड्रियन को मंच से उतरते हुए देखा। वह ओरियन के बगल में बैठने से पहले अपनी सीट पर वापस चला गया। जिस क्षण एड्रियन बैठा, गणेश ने प्रतियोगियों की अगली जोड़ी की घोषणा की। एक युवा पुरुष योगिनी अखाड़े की ओर चली और एक युवा महिला योगिनी उसके पीछे पीछे चल रही थी। राज्य के हर दूसरे वन योगिनी की तरह युवा महिला योगिनी के बाल प्लैटिनम सुनहरे रंग के थे, लेकिन उसके दिखने के तरीके और हर दूसरे वन योगिनी के दिखने के तरीके में थोड़ा अंतर था। महिला योगिनी की त्वचा पीली थी जो लगभग चमकती हुई लग रही थी। ये विशेषताएं कल्पित बौनों की एक विशेष जाति में प्रमुख थी, जिनसे ओरियन परिचित था। चंद्रमा कल्पित बौने। वह एक चंद्र योगिनी होनी चाहिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक चंद्र योगिनी को देखूंगा। वह वास्तव में बहुत मजबूत दिखती है और मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी है। प्रकृति कल्पित बौनों की तरह चंद्र कल्पित बौने पूरे राज्य में बहुत दुर्लभ थे,
इसलिए यह ओरियन का पहली बार चंद्र योगिनी को देखना था। क्या वह कुलीन हो सकती है? मुझे लगता है कि वह कुलीन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह ड्यूक की बेटी है? मैंने सुना है कि ड्यूक एक चंद्र योगिनी थी। चूंकि वह एक चंद्र योगिनी है, तो वह उसकी बेटी होनी चाहिए, और अगर वह ड्यूक की बेटी है, तो वह लूना साइप्रस होनी चाहिए। ओरियन ने एड्रियन से पूछने से पहले अपने विचारों में निष्कर्ष निकाला कि क्या वह सही था, और वह सही था। अखाड़े की ओर चलने वाली चंद्र योगिनी वास्तव में लेडी लूना साइप्रस थी, जो ड्यूक की बेटी थी। चूंकि वह ड्यूक की बेटी है, तो वह अपने पिता की तरह ही मजबूत होनी चाहिए। मैंने सुना है कि ड्यूक वास्तव में मजबूत था और उसने युद्ध के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी मजबूत है। ओरियन ने आराम किया और युद्ध के शुरू होने का इंतजार किया। @@novelbin @@। गणेश ने युद्ध की शुरुआत चिल्लाकर की, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। अचानक लूना के प्रतिद्वंद्वी के पैरों के नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया, और 1 मिनट से भी कम समय में उसकी प्रतिद्वंद्वी हार गई और वह जीत गई। उसने कोई जादू नहीं किया। ओरियन को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या देखा था। मुझे इस बात का यकीन है, उसने कोई जादू नहीं किया। लेकिन कैसे? जहां तक ओरियन को पता था, किसी के लिए भी मंत्रोच्चार किए बिना मंत्रोच्चार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन यहाँ वह बिना मंत्रोच्चार किए मंत्रोच्चार कर रही थी, मानो कोई भी ऐसा कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह जादुई घेरे भी याद रखती है? किसी के लिए जादुई घेरे याद रखना दुर्लभ है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। अगर वह ऐसा कर सकती है, तो वह वाकई बहुत बुद्धिमान होगी। मुझे आश्चर्य है कि उसने अब तक कितने जादुई घेरे याद किए हैं। मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि मैं टूर्नामेंट में एकमात्र एल्फ नहीं हूँ जो स्पेल डाल सकता हूँ। सब कुछ थोड़ा और दिलचस्प हो गया। ओरियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन का बाकी हिस्सा आसानी से खत्म हो गया। ओरियन अपने सामने आए सभी प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा पाया, जिससे उसके लिए टूर्नामेंट के तीसरे दिन भाग लेने के लिए योग्य अंतिम 20 प्रतियोगियों में शामिल होना आसान हो गया। और बस इसी तरह टूर्नामेंट का दूसरा दिन एक झटके में बीत गया। सभी प्रतियोगी जो अंतिम 20 में जगह नहीं बना पाए थे, सुरक्षित रूप से घर वापस लौट आए। ओरियन और बाकी 20 फाइनलिस्ट के लिए आरक्षित महल में लौट आए और सभी ने अपनी थकान के कारण झपकी ले ली। अगले दिन ओरियन को अपने सामने लाए गए किसी भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे उसके लिए अंतिम 4 प्रतियोगियों में शामिल होना आसान हो गया, जिसमें वह, एड्रियन, विलियम रामसबॉटम और लूना साइप्रस शामिल थे।